एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशन है, लेकिन इसका जिक्र भारतीय भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत बहुत ही कम किया जाता है, जिसे हम आज डिस्कस करने या इसे देखने की कोशिश करेंगे। और यह टॉपिक पीसीएस या छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, जिसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता संस्कृति परफॉर्मिंग कला के विभिन्न रूप में खेलकूद कला को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो फॉर्मेट बना है उसका पहला पॉइंट परिचय, उसके बाद उद्भव एवं विकास, तथा उसके बाद भारत में विभिन्न प्रकार के खेल प्राचीन मध्य एवं आधुनिक काल में। उसके बाद हम देखेंगे भारत में खेल संबंधी संगठन, नीतियाँ, योजना, परस्पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, खेल न खेलने से समस्याएं। इन सभी टॉपिकों को देखने का कोशिश, इन फॉर्मेट के अंतर्गत हम इसे देखने का कोशिश करेंगे। फॉर्मेट के अनुसार हम परिचय जब देखते हैं तो परिचय के अंतर्गत खेलकूद को सदैव ही मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। मनोरंजन के साधन तथा शारीरिक स्वस्थ व अतिरिक्त खेलकूद ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में उपलब्धि सदैव राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा का स्रोत रही है, तथा आधुनिक खेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं, जिससे आधुनिक अवसंरचना, उपकरण तथा उन्नत वैज्ञानिक सहायता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का परिदृश्य ही बदल दिया है। उन्नत उपकरण, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक सहायता हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक नए कदम उठाए हैं, और यह वैज्ञानिक तथा उपकरण सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी से खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यह जो है परिचय के अंतर्गत हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में खेल का उद्भव एवं विकास। तो हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही जो प्राचीनतम ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वो अन्य बहुत सारे ग्रंथ है, जिसमें कई तरह खेल जैसे द्रुत क्रीड़ा, रथ दौड़, निशानेबाजी, चौसर का खेल इत्यादि, जो वर्तमान में प्राचीन काल के नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। तथा उसके बाद क्षत्रियों से संबंधित जो शारीरिक विकास के लिए कुछ खेल का आयोजन किया जाता रहा, वह था रथ दौड़, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तैराकी, भाला फेंक, आखेट आदि के बारे में हमें जानकारियाँ मिली हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग में बैलगाड़ियों और तथा जल्लीकट्टू, दक्षिण में नौका की दौड़ में भाग लेते थे, तथा कुछ प्रमाण हमें हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के अवशेषों से ज्ञात होता है कि ईसा के 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और खेल उपकरण प्राप्त हुए। विवाह के क्षेत्र में भी 2-3 प्रसंग आते हैं कि प्राचीन समय में स्वयंवर में भी शारीरिक शक्ति और
और दक्षता का प्रदर्शन किसी न किसी रूप में किया जाता रहा। जैसे राम ने शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाकर और सीता को स्वयंवर में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसी तरह अर्जुन ने मछली की आंखों को भेद कर खुद को प्रतियोगिता में अव्वल साबित किया था। तथा इसी तरह हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध स्वयं सक्षम धनुर्धर थे और रथ दौड़, तैराकी तथा गोला फेंकने आदि की स्पर्धाओं में भाग ले चुके थे। यह सभी बातों का जिक्र विलासमणि मंजरी ग्रंथ में त्रयुवेदाचार्य ने इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त जब देखते हैं कि हम जनजातीय या जो हमारे यहाँ के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग थे, वे लोग भी कई तरह से गेम खेलते थे। जैसे जिम्नास्टिक की तरह के प्रदर्शनकारी खेलों में पारंगत रहते थे। बाजीगर चलते फिरते सर्कस करते थे। उनके लिए बांस की सहायता से अपना शारीरिक संतुलन नियंत्रित करके रस्सों के ऊपर चलना साधारण बात है। हाथों को बल पर चलना फिरना, बांस की सहायता से उचित छलांग, हाई जंप आदि के आधुनिक खेल बिना सुरक्षा आडंबरों के ही पहले आदिवासी लोग खेला करते थे। इन सब के अलावा भी हम देखते हैं कि छिपा छिपाई, पिट्ठू, शेर बकरी या बाघ बकरी या अष्टचंगा, चक चक चालनी, समुद्र पहाड़, दड़ी दोटा, गो, रस्सी कूद, मुर्ग युद्ध, बटेर युद्ध, अंग भंग चौके, यंग, गोल गोलधनी, सितौलिया, अंटी कच्ची, गिल्ली डंडा, जिनमें से अब बहुत खेलों का उल्लेख अंग्रेजों ने अंग्रेजीकरण इसका कर दिया या अपने अनुसार ढाल लिया। जब अंग्रेज भारत अभियान के बाद भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया और खुद के झूठे इतिहास को महिमामंडित करने का प्रयास और प्रचारित किया गया। ओलंपिक खेल से पहले प्राचीन काल में भी खेलों का आयोजन भारत में होते रहा, जो कि आज राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, विमंडल, एशियाई, विश्व कप, न जाने कई प्रकार के खेल का आयोजन किया जाता है। अब हम थोड़ा सा भारत में विभिन्न प्रकार के खेल के अंतर्गत जो प्राचीन खेल जो महत्वपूर्ण रहे उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत पहला तीरंदाजी या धनुर्विद्या। तीरंदाजी का आविष्कार भारत में प्राचीन काल से ही माना जाता है। जब हम धनुष के तौर पर देखते हैं तो कई सारे धनुष का जिक्र आता है, जिसमें मुझे 4 धनुष का जानकारी मिला है, जिसमें महादेव का पिनाक धनुष, कर्ण का विजय धनुष, अर्जुन का गांडीव धनुष, श्री राम का कोदंड धनुष, नारायण जी का सारंग धनुष का नाम हमें इतिहास की किताबों में वेद पुराण वगैरह से हमें देखने को मिला है। इसी संदर्भ में एक शब्द भेदी बाण का भी प्रसंग आता है। इसके अंतर्गत जब हम इतिहास की किताब उठाकर देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि राजा दशरथ जो राम के पिता थे, वे इस शब्द भेदी बाण परंपरा में पारंगत थे, चलाने में पारंगत थे। वह जंगलों में जानवरों को मारने में शब्द भेदी बाण का कुशलतम प्रयोग करते थे। एक समय श्रवण कुमार जंगलों में माता पिता को विश्राम अवस्था छोड़ पानी लेने गए। पानी के बर्तन को जैसे उन्होंने पानी में डाला तो राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उसी तरह का आवाज़ निकला। उसी आवाज़ की दिशा में शब्दों का ध्यान करते हुए राजा दशरथ ने उसी दिशा में धनुष बाण करके बाण को चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की वही मौत हो गई। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान का भी
जिक्र आता है कि वह भी शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही पारंगत थे। और इस संदर्भ में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र आता है कि वैसे तो मोहम्मद गौरी कई बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था, लेकिन बार बार क्षमादान मिल जाने के कारण वो बार बार आक्रमण करता था। लेकिन एक समय ऐसा भी है कि जब वो आक्रमण किया तो चौहान जी के अपने ने ही इन्हें धोखा दे दिया और चौहान जी युद्ध में गौरी से हार गए और गौरी ने चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन किसी तरह उनके एक राज कवि थे अपने सूझबूझ से अफगान पहुँचे और वहाँ चौहान जी से मिले। चौहान जी की यह दुर्दशा देख उन्हें बहुत पीड़ा हुई, लेकिन आपस में दोनों बातचीत करते हुए चौहान जी ने अपने कवि चंद बरदाई से कहा कि आप मुझे बस एक मौका गौरी को मारने का बनाने का प्रयास करो, एक मौका, बाकी मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चंद्रबरदाई ने कुछ रणनीति बनाकर गौरी के पास गए और बोला कि अगर आप ये कुछ ही दिनों में जो चौहान जी हैं वो मर ही जाएंगे, इससे पहले उनके पास एक खेल विद्या है जिसे आपको देखना चाहिए, ये बहुत ही अद्वितीय है। समझाने के बाद गौरी चंद्रबरदाई की बातों को मान गया और एक ग्राउंड में ले जाकर इस कला को देखने का प्रयास किया। ग्राउंड में पहुंचने के बाद चंद्रबरदाई ने झट से गौरी जहां खड़ा था उस जगह को मन ही मन नाप कर कविता की पंक्तियां रच डाली और बातें करने लगा। और कविता की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसी पंक्ति डाला और इसी बीच उस पंक्ति के आने से पहले जो पृथ्वीराज चौहान थे वो धनुष और बाण को लेकर प्रत्यंचर पर चढ़ा चुके थे। और जब कविता का वह पंक्ति जब चंद्रबरदाई ने पढ़ा, वह पंक्ति इस तरह था इस तरह था 4 बाण 24 गज अंगुल अस्ता प्रमाण, तो ऊपर सुल्तान खड़ा है चुको मत चौहान। जैसे ही चंद्रबरदाई ने इस पंक्ति को पढ़ा, वैसे ही चौहान जी के कानों में यह पंक्ति गई। धनुष का प्रत्यंचा पहले से ही चढ़ा हुआ था और उस दिशा में करके बाण को झट से छोड़ दिया, जिससे मोहम्मद गौरी वहीं मर गया। तथा इसके बाद भी पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य चंद्रबरदाई ने लिखा था, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कौड़ी का खेल। इस खेल का महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच जुआ के माध्यम से खेला गया था, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए थे। यह खेल न जानने इससे पहले भी प्रचलित था, जिसे पांडवों ने खेला था। उसके बाद हम देखते हैं और इसी में द्रौपदी का मान सम्मान की हानि हुआ था। इसी खेल के बाद द्रौपदी के मान सम्मान की हानि हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं गंजीफा खेल, जो कि ताश के पत्तों की तरह ही है। ताश की तरह के पत्ते गोलाकार शक्ल के होते हैं, उन पर लाख के माध्यम से या किसी अन्य पदार्थ से चित्र बने रहते हैं। गरीब लोग कागज या
कंजी लगे कड़क कपड़े के कार्ड भी प्रयोग करते थे। अमीर लोग हाथी के दांत, सीप के कई कार्ड प्रयोग करते थे। उस समय इस खेल में लगभग 12 कार्ड होते थे जिस पर पौराणिक चित्र बने होते थे। खेल के अन्य संस्करण नवग्रह गांजिया में 108 कार्ड प्रयोग किए जाते थे। उनको 9 कार्ड की गड्डियों में रखा जाता और प्रत्येक गड्डी सौरमंडल के 9 ग्रहों को दर्शाते। यही गंजीफा बाद में ताश का खेल बन गया। ताश के खेल में वैसे तो राजा रानी एक्का गुलाम कुल 13 पत्ते होते हैं, उसमें टोटल कुल 52 पत्ते होते हैं, लेकिन 4 कलर इसमें पाए जाते, 4 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, बल्कि 4 प्रकार के इसमें होते हैं, जैसे कि 13 चौक के 52 हो जाएगा ये। तथा एक ऐसी भी मानता है कि कुछ जो पढ़े लिखे श्रेणी के लोग थे वो इस खेल को भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार इसे खेलने का प्रयास करते थे तथा इसे समझने का प्रयास करते थे। जैसे एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं तथा 4 ऋतुएं होती हैं। इसी आधार पर ताश के पत्तों का निर्माण किया गया। 52 सप्ताह को 4 से विभाजित करने पर 13 दिन आएंगे। भारतीय मान्यता के अनुसार एक भाग में धर्म, दूसरे में अर्थ, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष होती है। ताश के पत्तों में भी 4 प्रकार, लाल पान, काला पान, लाल चिड़ी, काली चिड़ी, अंत में एक जोकर रहता था। पहला बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का और चौथा गुलाम में जिंदगी के रंग होते हैं। तथा एक और भी व्याख्या मिलती कि यदि गुलाम को 11, बेगम को 12 तथा बादशाह को 13 और जोकर को 1 मान लिया जाए तो अंकित चिन्हों का योग 365 के बराबर होता था। अब हम चौसर खेल देखेंगे जिसे हम अंग्रेजी में ही डिस्कस करेंगे। चौसर हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ द पास्ट 2 मिलियन। दिस गेम फीचर क्रॉस शेप board where 4 players contest in 2 teams and each player owns 4 pieces. It share significant similarities with पचीसी and modern day लूडो। ये चौसर जो खेल है आधुनिक समय में लूडो और पचीसी के खेल के जैसा रूपांतरित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक इनब्यून गेम, जो यह भी अंग्रेजी में है। इनब्यून is another form of wrestling that originated in Mizoram during the early 1700s. It involved strict rules that prohibit kicking, stepping out of the circle or even bending knees. इसके बाद हम एचुग्वी प्लेन सुहलमिंग गेम एक प्रकार का गेम है जिसे जानने का, यह भी अंग्रेजी में ही है। It is a wrestling tournament held between 2 men to test their strength in the state of Tripura. It is also known as Twangmung in the Tripuri language, Kokborok. But in recent years, people are abandoning such sports as they are exposed to मॉडर्न स्पोर्टिंग कल्चर। इसके बाद एक धोप खेल है जिसे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ असम ड्यूरिंग इट्स एनुअल फेस्टिवल रंगोली बिहू। दिस स्पोर्ट्स रिक्वायर 2 टीम्स where धोप a ball is tossed by the players in a fashion that it hands. It lands in the opponent's courts. It is similar to modern day throw ball and at times there are parallel drawn with कबड्डी। अब हम देखते हैं कि आधुनिक समय में खेल के प्रकार किस तरह से हो गए जिसे अब खेला जाता है। तो इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, तैराकी, पुरुष महिला रेस, साइकिलिंग, घोड़दौड़ या पोलो, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, हैंडबॉल इत्यादि और भी अन्य तरह के खेल हैं।
अब हम देखेंगे भारत में खेल संबंधी संगठन नीतियाँ परस्पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जीतकर आने वाले लोगों को सरकारी जॉब खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं और जो करंट अपडेटेड गेम वगैरह अभी हुए हैं उससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी देखने की कोशिश करेंगे हम। इससे संबंधित जब हम देखते हैं तो भारतीय संगठन के संदर्भ में देखते हैं तो इसमें होता है संगठन के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी नाडा है। इसके अंतर्गत डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल बनाए गए हैं तथा डोप रोधी अपील पैनल भी बनाए गए हैं तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है तथा राष्ट्रीय डोप रोधी कार्यक्रम का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत डोपिंग नियंत्रण में योजना समन्वय कार्यान्वयन मॉनिटरिंग सुधारों की वकालत करना है तथा अन्य संगत राष्ट्रीय संगठन एजेंसियों और अन्य डोप रोधी संगठनों के साथ सहयोग करना है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण प्रोत्साहित करना, डोप रोधी अनुसंधान का संवर्धन जहां निधियां प्रदान की जाती है किसी ऐसे एथलीट अथवा एथलीट सहायक कर्मी की अयोग्यता की अवधि के दौरान उसकी सारी निधियां अथवा कुछ निधियां रोकने जिसने डोप रोधी नियमों का उल्लंघन किया हो। डोपिंग के प्रत्येक मामले में एथलीट सहायक कर्मी या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच सहित इसके अधिकार क्षेत्र में डोप रोधी नियमों के सभी संभावित उल्लंघन पर कार्रवाई करना और डोप रोधी सूचना और शिक्षा कार्यक्रम की योजना कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग करना तथा इस डोप रोधी एजेंसी का निर्माण हम देखते हैं तो भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में डोप रोधी पर कोपेनहेगन घोषणा पर हस्ताक्षर किया तथा यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1 फरवरी 2007 का हस्ताक्षर करता होने के नाते नाडा ने 7 मार्च 2008 को विश्व डोप रोधी कोड को स्वीकार किया और वाडा के कोड के अनुरूप नाडा के डोप रोधी नियम एनडीआर तैयार किए गए। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान संघ का निर्माण भी हुआ। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में फरवरी 2009 को की गई। देश में खुले स्थानों तथा खेल के मैदानों की कमी तथा मौजूदा कुछ मैदानों के अन्य कार्यकलापों में प्रयोग को ध्यान में रखकर खुले स्थानों को खेल मैदान की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक समझा गया तथा 26 फरवरी 2009 को शुरू किया गया। एनपीएफआई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: खेलों और क्रीड़ाओं के लिए खेल के मैदानों और खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं के संरक्षण, परीक्षण, समर्थन, विकास तथा उन्नयन करना, खेल के मैदानों, प्ले ग्राउंड, खेल पिचों तथा खुले स्थलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना तथा कई सारे खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। जिसे 2014-15 में मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव औपचारिक रूप से घोषित किया गया। मणिपुर सरकार ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग को मणिपुर के धोबल जिले में 336.93 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है तथा उसके बाद भारतीय खेल विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का भी निर्माण किया गया।
तथा हम देखते हैं कि जो हम विश्वविद्यालय की खेल विश्वविद्यालय की बात किया है, एक और विश्वविद्यालय बना है जिसका जिसको हम चेक करके आपको बता देंगे। उसके बाद हम जो देख रहे हैं, भारतीय खेल विज्ञान और अनुसंधान संस्थान इसके अंतर्गत टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की गई। तथा संस्थानों चिकित्सा कॉलेजों का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है। इसमें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खेल विज्ञान तथा खेल चिकित्सा के अध्ययन शोध और पद्धति के समेकन के दृष्टिकोण से भारतीय खेल विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसका कब स्थापना हुआ, इसके डेट के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको होगा तो आप चेक कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी योजनाएं आई भारत में। जैसे राजीव गांधी खेल अभियान योजना, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए। आउटडोर खेल विधा, इंडोर खेल विधा। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल नीति भी आई 2001 में। इसके अंतर्गत खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना, अवसंरचना का उन्नयन और विकास, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल निकायों को सहायता, खेलों के लिए वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता, खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन, महिला, जनजातीय और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता बढ़ाना, खेल संवर्धन में कॉरपोरेट क्षेत्र को शामिल करना और व्यापक स्तर पर लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य रहा, इस नीति का लक्ष्य रहा। तथा इसके बाद हम देखते हैं शहरी खेल अवसंरचना स्कीम 2010-11 में लाया गया। तथा इस स्कीम के तहत निम्नलिखित खेल अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सिंथेटिक खेल सतह, हॉकी और एथलीट के लिए बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, इस स्कीम के तहत निम्नलिखित निकाय खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, केंद्र राज्य सरकारों के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड। तथा उसके बाद राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता स्कीम लागू की गई तथा खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम भी लागू की गई। राष्ट्रीय खेल विकास निधि का भी गठन किया गया। खेलो इंडिया स्कीम भी लाया गया है जिसके अंतर्गत खेला जाता है। उसके बाद एक और श्रेणी है जिसे जानने की आवश्यकता है, वह है अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार जो होता है वो इन खेलों में दिया जाता है। ओलंपिक खेल, ग्रीष्म और शरद का, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप खेल, 4 वर्ष
में होता है अखिल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व कप 2 वर्षों में, विश्व चैंपियनशिप, वार्षिक एशियाई चैंपियनशिप 4 वर्ष पर, एशियाई चैंपियनशिप 2 वर्षों पर, एशियाई चैंपियनशिप, वार्षिक राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 4 वर्षों पर, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2 वर्षों में एक बार, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 1 वर्षों में एक बार, विश्व यूनिवर्सिटी खेल। उसी तरह एक और श्रेणी पैरा खेल बनाया गया, उसमें पैरालंपिक खेल, पैरा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा एथलेटिक्स का, आईपीसी विश्व कप चैंपियनशिप द्विवार्षिक, आईपीसी विश्व कप चैंपियनशिप वार्षिक है। इसके बाद तीसरा श्रेणी भी बनाया गया दृष्टिहीन खेल, IBSA विश्व चैंपियनशिप, तथा उसके बाद चौथा भी श्रेणी बाधिर खेल बनाया गया डिफलापिक्स है, तथा उसके बाद पांचवा विशेष ओलंपिक खेल भी बनाया गया है। इन सभी खेलों को खेला जाता है ओलंपिक वगैरह में, तथा इन सभी खेलों के परफॉर्मेंस के आधार पर खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की योजनाओं को संशोधित किया है। संशोधित योजनाओं में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन समिति में एक प्रबुद्ध खिलाड़ी, खेल प्रशासनिक, पैरा खेलों से संबंध खेल विशेषज्ञ शामिल हैं। किसी विशिष्ट खेल विधा के पक्ष में पक्षपात से बचने के लिए विशिष्ट खेल विधा का एक से अधिक प्रबुद्ध खिलाड़ियों या कोच को समिति का सदस्य नहीं होना है। नामांकन एजेंसियों से इस बात का ध्यान देते हुए कहा गया कि खिलाड़ियों कोचों के नामांकन भेजने की आशा की जाती है। खिलाड़ियों कोचों ने पुरस्कार के लिए उन्हें आवेदन किया है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार के संदर्भ में जब देखते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए यह स्कीम 1991-92 में आरंभ की गई थी। पुरस्कार पाने वाले को एक पदक और 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे जब यह लागू की गई थी। इस योजना के आरंभ होने में 32 खिलाड़ियों को 2017 तक पुरस्कार दिया जा चुका था। इसे आप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हम अर्जुन पुरस्कार देखेंगे तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। पुरस्कार की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि संशोधित खिलाड़ी ने पिछले 4 सालों के दौरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अच्छा प्रदर्शन किया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही है उस वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन और नेतृत्व के गुण, खिलाड़ी भावना और अनुशासन का प्रदर्शन भी आवश्यक है। पुरस्कृत खिलाड़ी को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल, समारोह की पोशाक और 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 पुरस्कार से अधिक नहीं दिए जाने चाहिए। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार है, 1985 में शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने में योग्य बनाया है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल, समारोह की पोशाक व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तथा उसी तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन के लिए भी व्यवस्था की जाती है तथा कई सारी जॉब में देखे हैं कि नौकरी देने का भी व्यवस्था की जाती है इन खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीत कर आते हैं। और तथा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है यह करंट अपडेट सीरीज है जिसमें मैं पूरा तो नहीं जिक्र करूंगा लेकिन कुछ नामों का जिक्र करूंगा जो 2020 में भारतीयों ने टोक्यो ओलंपिक में उपलब्धियां हासिल की है।
2020 में भारत ने 127 से 71 पुरुष 56 महिलाओं को टोक्यो ओलंपिक में भेजा था। 18 खेलों को 69 स्पर्धाओं में भारत ने भाग लिया था तथा इस उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एवं MC मैरीकॉम मुक्केबाजी की थी। समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया कुश्ती के रहे। भारत के लिए पहला पदक रजक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता तथा दीपा करमरकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी प्रणति नायक रही। तो इसमें हम जब देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में कैसा रहा, तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे तथा उसके बाद रवि कुमार दाहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावूर उगेयो से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। उसके बाद मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। उसके बाद PV सिंधु ने चीन की विंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। उसके बाद भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। उसके बाद बजरंग पूनिया ने पुरुष हॉकी 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। उसके बाद महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 के हारने के बाद कांस्य पदक से चूक गई तथा भारत इस ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा तथा पैरा ओलंपिक जो हुआ उसमें अवनी लेखरा स्वर्ण और कांस्य जीती। मनीष नरवाल स्वर्ण जीते तथा प्रमोद भगत स्वर्ण जीते। सुमित अंतिम स्वर्ण जीते। कृष्णा नागर स्वर्ण जीते तथा उसके बाद भविना बेन पटेल रजत, योगेश कथुनिया रजत, देवेंद्र झझरिया रजत, निषाद कुमार रजत, नरियप्पन थंगावेलु रजत, प्रवीण कुमार रजत, सुहाग यतिराम रजत, सिंह राज अधाना रजत कांस्य, शरद कुमार कांस्य पदक, हरविंदर सिंह कांस्य पदक, मनोज सरकार कांस्य पदक, सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक। चौथा पदक तालिका में जब आप देखते हैं तो इसमें भारत 24वें स्थान पर रहा पैरा ओलंपिक में। तथा इसके बाद हम देखते हैं कई सारे खेलों का आयोजन भी हुआ जिसके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि एक जो इससे संबंधित जो अब इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जो जीतते हैं उसके बाद खेल न खेलने से जो शारीरिक समस्याएं होती हैं उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत गेम ना खेलने के नुकसान जो होते हैं, गेम आपके कौशल को नुकसान पहुंचाता है। गेम खेलने से नुकसान समय की बर्बादी होती है। जैसे आप खेलने जाते हो तो
लंबे समय तक खेलते रह जाते हो, जिससे अन्य काम आपका रुक सा जाता है। उसके बाद आप देखते हैं गेम आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। नींद लेने में समस्या होना, गेम के नुकसान, गेम खेलने से पेट की समस्याएं, गेमिंग की लत मस्तिष्क के विकास को धीमा कर सकती है, समय पर खाना नहीं खा पाते हैं, गेम आपकी आलसी बना सकता है, गेम आपको हिंसक बना सकता है, गेम आपकी सामाजिकता को नष्ट कर सकता है, अन्य शौक और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन हो सकता है, गेम आपकी जान भी ले सकता है। जो कुछ डेंजरस गेम है उससे जान जाने का या चोटिल होने की भी समस्या देखने को मिलती है। धन्यवाद।